हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर आज हम करने वाले हैं। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक के अंदर बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये एक फाइनेंसिंग डिसीजन है। ये क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या पढ़ा था हमने? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर पढ़ा था कि हमें डेट लेना चाहिए या फिर इक्विटी लेना चाहिए, यानी कि बोरोड फंड्स लेने चाहिए या फिर मालिकों के फंड्स लेने चाहिए। ये हमारा एक डिसीजन था, इन दोनों में से क्या लेना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स भी हमने पढ़े कि क्या लेना चाहिए। तो देखो, बेसिकली अगर हम कहें एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें दोनों होते हैं, दोनों का मिक्स होता है, क्योंकि ये चीपेस्ट सोर्स है, ये एक एक्सपेंसिव सोर्स है, बट यहाँ रिस्क नहीं है, यहाँ रिस्क ज़्यादा है। तो दोनों की एक प्रॉस भी है और एक कॉन भी है। तो मेरे हिसाब से रिस्क हाई है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि मेरे हिसाब के हर फाइनेंशियल डिसीजन जो मेकर है उसके हिसाब से दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी डिपेंड्स कि यार क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट सूटेड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो ठीक है भाई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे। चलो जी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से इसकी डेफिनेशन तो आपको अभी की अभी लर्न होगी। इट कैन बी कैलकुलेटेड एट डेट इक्विटी रेशियो, यानी डेट अपॉन में इक्विटी या फिर डेट अपॉन में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कई बार हम करते हैं। ठीक है जी। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट प्लस में इक्विटी। द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। बेटा लीवरेज क्या होता है? देखो भाई, आपने फिजिक्स में पढ़ा था लीवरेज, यानी किसी चीज की मदद से आप किसी काम को आसानी से कर लेते हो। जैसे कि ये ऐसा एक लीवर होता था, एक रोप होती थी, तो आपको कोई चीज़ खींचनी है तो इस रोप के थ्रू, यानी कुएं में से पानी निकालना है तो आप बड़े इजीली वो निकाल सकते थे। ठीक है ना, तो इजी हो जाता है। तो सिमिलर यहाँ पे इजी तो नहीं होता काम, लेकिन आपको फायदा जरूर होता है। क्या होता है? लीवरेज का फायदा होता है। आप में से जितने भी लोग प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहते हैं, रिच डैड पुअर डैड पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी लेवरेज जो है, लेवरेज का काफ़ी यूज़ किया गया है वर्ड का, कि हम कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को लेवरेज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको भी एक बार आप पढ़ें लाइफ में, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट है, मस्ट रीड है वो। ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज की। अब ये फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? मैंने तुम्हें कहा फायदा होना, कैसा फायदा होगा? देखो, हमारे मेन सोर्स ऑफ फंड तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे ही रहेंगे। अब डेट लेना है कि नहीं लेना वो आपकी चॉइस है। लेना नहीं है या लेना है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इक्विटी तो आपका रहने ही वाला है। चलो जी, ठीक है सर, ये बात तो एकदम क्लियर है, इक्विटी तो रहने ही वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी कंपनी 15% के हिसाब से अर्निंग्स करती है, मेरे को कोई एडिशनल कैपिटल चाहिए 10 लाख की। ठीक है, पहले मेरे पास 10 लाख की इक्विटी भी थी। अब अगर मैं 10 लाख की इक्विटी और ले लेता हूं तो मुझे 20 लाख की टोटल इक्विटी हो जाएगी। एंड अगर मेरी अर्निंग 15% है तो सबको 15% ही मिलेगा। ठीक है सर, बट यही अगर मैं डेट ले लेता हूं एंड एट द रेट ऑफ 10%, तो मुझे एक बात बताओ, मेरे शेयर होल्डर सिर्फ 10 लाख ही बचे एंड 15% की मैं अर्निंग कर रहा हूं। 10% का इंटरेस्ट देने के बाद 5% और बच रहा है। तो 15% तो ये कमा ही रहे थे अपनी कैपिटल पे, 5% जो डेट वालों का फायदा इनको हुआ वो भी तो इन्हीं को ही मिलेगा। तो देख रहे हो, डेट का इस्तेमाल इक्विटी के साथ करने पे इनको ज्यादा फायदा होने लगा। होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस, दैट इज द यूज ऑफ मोर डेट, यानी डेट आप ज्यादा यूज करोगे। यहां पे मान लीजिए 5 लाख की इक्विटी शेयर होल्डर कर दो और 15 लाख के डेट कर दो। ठीक है, तो अब एक बात देखो, यहाँ पे टोटल जो फायदा होगा, देखो 15 लाख का 15% जो होता है 22,500 आई थिंक होता है, 2,22,500, और जबकि उनको 10% यानी 1.5 लाख टैक्स देना है। अब 5 लाख पे तो 15% कमाएंगे ही कमाएंगे, जो भी इनका अमाउंट बनता है।
प्लस में 75,000 के अराउंड और इनको मिल जाएगा, जो कि डेट वालों का इनको फायदा हो गया। तो जितना डेट बढ़ता जाएगा ये फायदा बढ़ता जाएगा और शेयर होल्डर और कम होते जाएंगे। तो इक्विटी में जैसे जैसे आप ज़्यादा डेट का इस्तेमाल करते हो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होने लगती है। बिल्कुल होगी, क्योंकि इक्विटी सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस है और डेट सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एंड इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसको बोलते हैं एनहांस्ड ईपीएस। ठीक है, तो डेट लेना कोई बुरी बात है क्या? इसका मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है, कंपनीज के लिए नहीं है। कई बार ये आपके लिए बुरी बात होती भी है, वो आज ही हम इस चीज को स्टडी करने वाले, कब बुरा है कब अच्छा है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस अफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। बट एक चीज है, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे तो आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। क्योंकि रिस्क किस टर्म्स में होता है? एक तो हमें इंटरेस्ट का पेमेंट रेगुलरली करना पड़ता है, रिस्पेक्टिव आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। दूसरा रिस्क किस चीज का होता है भाई? कि आपको पेमेंट जो करनी है प्रिंसिपल अमाउंट की, तो सब कुछ बेच बाच के भी पेमेंट करनी पड़ सकती है आपको। आइडियली ए कंपनी मस्ट चूज दैट रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन विच मैक्सिमाइजेज शेयर होल्डर्स वेल्थ। आपको वो कॉम्बिनेशन चुनना चाहिए जिससे मैक्सिमाइज हो शेयर होल्डर वेल्थ। जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तब भी तो एक बात कही थी हमने कि हर फाइनेंशियल मैनेजर का एक मेन एम होता है क्या? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेट टू बी ऑप्टिमम, यानी कि बेस्ट तब माना जाएगा जब उससे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बढ़े, दैट इज इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ। तो बेसिकली आप क्या यहाँ पे मोटा मोटा जो इस पैराग्राफ में बात की गई है और उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि जब हम डेट का इक्विटी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। किसकी? फाइनेंस की। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आ जाता है हमारा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब यही है यार कि आपको अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है विद द यूज ऑफ फिक्स्ड चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर आप कह लो विद द यूज ऑफ डेट। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब लोगों को कैसे फायदा होता है भैया? अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का इस्तेमाल करके लोगों को फायदा कैसे होता है? तो देखो भाई, यूज ऑफ मोर डेट अलोंग विद इक्विटी शेयर। देखो भाई, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर आता है एंड फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पूछा है तो यहां से स्टार्ट होगा आपका आंसर। ठीक है ना? कैसे आंसर फ्रेम करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो अबाउट इट। ठीक है ना? आपको आता सब कुछ है, आंसर आपको फ्रेम नहीं करना आता तो कुछ नहीं होगा। तो हमने नोट्स इसी तरह से बनाए हैं कि आपको आंसर फ्रेम करने की लोड ना हो। आपको क्या करना है? सिर्फ याद करना है एंड समझना है। तो समझ तो अभी लीजिए, याद करते रहना, और वैसे तो याद ही हो जाएगा साथ साथ। यूज ऑफ मोर डेट अलॉन्ग विद द इक्विटी इंक्रीजेस अर्निंग पर शेयर। ये बात सच है और ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ईबिट ईपीएस एनालिसिस से। इसको प्रूव करने के लिए हमने 3 सिचुएशंस क्रिएट करी जिसके अंदर हमें जितना भी पैसा चाहिए हम इक्विटी शेयर से लेंगे। इसमें हम थोड़ा डेट लेंगे और इक्विटी तो लेंगे ही लेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा डेट लेंगे और इक्विटी तो लेंगे ही लेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे करते हैं। सर ये याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना है, खुद बना सकते हो आप। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। हर बारी मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए रहते हैं। या तो मैं शेयर कैपिटल से वो 30 लाख रुपए ले सकता हूं या फिर मैं लोन एट 10% पर एनम से ले सकता हूं। अगर पहली सिचुएशन में सारी इक्विटी होनी चाहिए तो मैंने 30 लाख रुपए इक्विटी कैपिटल से ही लिया, तो मेरा लोन कितना हो गया? 0। दूसरी सिचुएशन में मैंने 20 लाख इक्विटी शेयर से लिया और 10 लाख रुपए मैंने डेट से लिया। यहां पे 10 लाख रुपए इक्विटी से लिया और 20 लाख रुपए डेट से लिया। अब मान के चलता हूं ये टोटल कैपिटल आ गई आपकी। यहां से चालू होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मैं मान के चलता हूं, ये सपोज कर रहा हूं मैं, कि मेरी अर्निंग 4 लाख रुपए होती है। 4 लाख ही क्यों लिया वो भी रीजन दूंगा। 4 लाख रुपए होती है, हर केस में 4 लाख रुपए होती है, हर केस में 4 लाख रुपए होती है। ये है मेरी अर्निंग, ये और ये मैंने एज्यूम किया है। तो इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट कटेगा। आपने अकाउंटिंग रेशियोज टर्म 1 में कर ही लिया था, ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले क्या कटेगा? इंटरेस्ट कटेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं क्योंकि कोई लोन है ही नहीं, लोन 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट होगा क्या? नहीं। यहाँ पे लोन 10 लाख का है
तो इंटरेस्ट कितना होगा 1 लाख का, और यहाँ पे लोन 20 लाख का है तो इंटरेस्ट कितना होगा 2 लाख का। अब अर्निंग बिफोर टैक्सेस, क्योंकि इंटरेस्ट तो कट चुका है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट तो कट चुका है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस बचा है, तो ये बचेगा 4 लाख, क्योंकि यहाँ तो कुछ इंटरेस्ट कटा ही नहीं। ये बचा 3 लाख और ये बचा 2 लाख, क्योंकि 2 लाख का इंटरेस्ट, यहाँ 1 लाख का इंटरेस्ट कट गया। लेस करेंगे टैक्स एट 30%। ठीक है जी, मान लेते हैं, ये भी हमने माना है, कहीं गिवन नहीं होगा, ये भी हम मान रहे हैं, ये भी हम मान रहे हैं, 30 लाख है, ये भी हम मान रहे हैं। 30% ऑफ 44 लाख, 1,20,000 का टैक्स कट गया। 3 लाख का 30% 90,000 का टैक्स कट गया, और 2 लाख का 60,000 रुपये टैक्स 30% ऑफ 2 लाख, ये भी कट गया। ठीक है जी, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गया हमारा 2,80,000 इन दिस केस सिचुएशन 1, 2,10,000 इन सिचुएशन 2 एंड 1,40,000 इन सिचुएशन 3। अब आप कहोगे सर ये तो डेट लेने से नुकसान हो रहा है। नहीं, अभी रुक जाओ जरा। अर्निंग पर शेयर कितना आया? अरे अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है भाई अर्निंग आफ्टर टैक्सेस अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे कितने इक्विटी शेयर हैं 3 लाख, यहाँ कितने इक्विटी शेयर हैं 2 लाख, और यहाँ कितने इक्विटी शेयर हैं 1 लाख। तो पहले केस में जहां हमारी 2,80,000 की इनकम है और 3 लाख मेरे इक्विटी शेयर है, तो मेरे को एक बात बताओ, अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पे कितना कमाया मैंने 0.93। 2,10,000 की मेरी अर्निंग है और 2 लाख के इक्विटी शेयर हैं, तो मैंने कितना कमाया 1.05। और 1,40,000 की मेरी अर्निंग है और मैंने 1 लाख कमाया, और सॉरी 1 लाख मेरे शेयर होल्डर है, तो मेरी अर्निंग कितनी है 1.40। अब एक चीज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अर्निंग धीरे 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 बढ़ रही है, और धीरे धीरे ऊपर क्या बढ़ रहा था, धीरे धीरे ऊपर भी डेट बढ़ रहा था। तो एक बात प्रूफ हो गई कि डेट बढ़ने पे आपकी अर्निंग पर शेयर यानी कि शेयर होल्डर की वेल्थ अर्निंग पर शेयर से ही पता लगेगी, वो बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन पता है आपको क्यों हुआ? रीजन समझो। यहाँ पे आपका लोन किस रेट पे मिल रहा था 10%, मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? ठीक है जी, लोन आपका किस रेट पे मिल रहा था 10% पे। ठीक है जी, अब देखो लोन था 10% पे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हर केस में 30 लाख है, एंड आपकी अर्निंग कितनी हुई है 13.33%। आप 4 लाख निकालो 30 लाख का कितना होता है 13.33%। तो जब भी आपकी अर्निंग्स आपके लोन से या उसके रेट से मतलब बेसिकली ज्यादा होगी, यानी रेट ऑफ रिटर्न अगर ग्रेटर देन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमेशा आपको डेट लेने से फायदा ही होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा, मेरे को पैसे चाहिए थे, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे को एक काम खोलना था, तो मैंने 1 लाख रुपए किसी से उधार ले लिए, जिसमें 24% का इंटरेस्ट मैं हर महीने हर साल देता था, मान लो 2% हर महीने देता था। अब मैं हर महीने इस 1 लाख रुपए से 5% के हिसाब से कमा लेता हूं, यानी साल का 60% कमा लेता हूं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, तो मैं 60,000 रुपये महीने का कमा लेता हूं इस अमाउंट से, जिसमें से 24,000 में इंटरेस्ट दे देता हूं, और 36,000 रुपीज मेरी कमाई भी हो जाती है उसके बाद भी, और मेरा क्या लगा कुछ भी नहीं। तो जब भी मेरे इंटरेस्ट से मेरा रिटर्न होगा ज्यादा, तो हमेशा मेरे को डेट लेने से फायदा ही होगा। जैसे यहाँ 36,000 का फायदा होगा, तो यहाँ पे भी फायदा ही हुआ हमको, और वो फायदा हमारे को अर्निंग पर शेयर में दिख गया साहब। दूसरा फायदा होता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। देखो यहां क्या हुआ, यहां कोई इंटरेस्ट कटा नहीं, यहां पे 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कट गया, यहां पे 20 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कट गया, तो यहां पे देखो टैक्स यहां पे सबसे ज्यादा भरा गया, क्योंकि कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल हो गई। यहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट कम था, मतलब लोन कम था, तो थोड़ा ज्यादा टैक्स भरा हमने, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत ही कम टैक्स भरा क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था।
तो भैया शेयर होल्डर भी तो कम हो गए थे हमारे। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है जिसका जो अर्निंग पर शेयर पे हमारा पड़ता है। तो चलो टैक्स वाले को थोड़ा सा इग्नोर भी करना कर दो, लेकिन ये तो डायरेक्ट है कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको डेट लेने से फायदा ही होगा। ये फेवरेबल पोजीशन है आपकी, इसको बोलते हैं फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं? फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब कब ये ठीक नहीं रहती भाई, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि ठीक रहती है, बिल्कुल ये गलत भी हो जाती है। यही पूरी कहानी लिखी हुई है जो हमने अभी आपको समझाई। लेकिन जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ठीक है, इसको रेट ऑफ रिटर्न बोल लो, अभी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है, तब क्या होगा? तब आपका डेट लेने पे आपको नुकसान होगा। तो यहाँ देखो, मैं आपको बता रहा था वहाँ 4 लाख क्यों लिया और यहाँ 2 लाख क्यों लिया, क्योंकि मुझे अब ये दिखाना है कि डेट लेने से नुकसान होता है। तो नुकसान तब होगा जब आपका रेट ऑफ रिटर्न आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होगा। अब 10% तो इंटरेस्ट है, यानी 10% से कम रिटर्न मिलना चाहिए, यानी 3 लाख से कोई भी नीचे की वैल्यू ले लो, आपको इन अनफेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्सप्लेन करने का सिचुएशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अनफेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, 10% से कम ले लो। तो हमने 2 लाख ले लिया, तो सेम ही केस है भैया, 30 लाख 20 लाख 10, ये सब कुछ सेम है। अमाउंट हमने बस 2-2 लाख कर दिया। इंटरेस्ट 10% था भैया, वही नील आएगा, 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, माइनस कर दो। तो यहाँ इनकम 2 लाख बची, यहाँ 1 लाख बची और यहाँ बची ही नहीं। तो टैक्स 30% के हिसाब से यहाँ 60,000 कटा, यहाँ 30,000 कटा, यहाँ कटा ही नहीं। तो यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है, पर फिर भी यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना टैक्स का हमें नुकसान हुआ उससे ज़्यादा नुकसान हमें इंटरेस्ट का भी हो रहा है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, सॉरी, उससे ज़्यादा फायदा हमको इंटरेस्ट का हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ पे 41 आई, 70 आई और नील आई। अर्निंग पर शेयर सेम है, 3 लाख शेयर से डिवाइड करो, यहाँ 2 लाख से डिवाइड करो और यहाँ पे 1 लाख से, यहाँ तो कुछ डिवाइड करने का फायदा ही नहीं, जीरो है। तो 0.47, 0.35 और नील, ये आपके अर्निंग पर शेयर आते हैं। तो ये थी अनफेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और बस एक ही चीज देखनी है कि रेट ऑफ रिटर्न अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, ठीक है, सॉरी हाँ, रेट ऑफ रिटर्न आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, तो आपको कभी भी डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो आपको डेट यूज करना चाहिए। ये सिंपल सी अगर फिलॉसफी आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हो तो कभी भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से लॉस नहीं होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आएंगे फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ये फाइनेंसिंग जब डिसीजन हमने किया था उसमें भी काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नए पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं हमको, वो 1-2 पॉइंट्स हम पढ़ लेंगे लेकिन अगली वीडियो में। अभी बस इतना ही करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप अपने डाउट सेक्शन में, यानी कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको